नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित। अब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, तो तालिबान के साथ अब इंडिया एंगेज करने की कोशिश कर रहा है ना, उसी पर फोकस्ड ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल एमएसएमई से संबंधित, शुरुआत में बेसिक्स भी रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आर्टिकल बीच में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कैसे इंडिया में हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। तो जो डिबेट है ना, जैसे बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो एजुकेशन को सेफ्रनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बीजेपी का ये पक्ष है कि हिस्ट्री को गलत ढंग से लिखा गया है और कुछ रूलर्स को ग्लोरीफाई किया गया है, जैसे मुगलों को। तो ये डिबेट है, हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से दोनों व्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे और कैसे आए तो आपको लिखना है वो भी डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल है, देखो काफ़ी बार आपने ये पूछते हो कि सर एथिक्स में एग्जाम्पल्स कहाँ से लिखें। देखो एग्जाम्पल आप सिंपल से सिंपल लिखोगे ना तो भी चलेगा। स्पेक्ट्रम से हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे हमारे महान लीडर्स ने कितने सेक्रीफाइसेस किए। एक सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल है जो कि पेट्रियोटिज्म का भी एग्जाम्पल है। सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्वेंट बन गए थे, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी और उसमें इनका सिलेक्शन हो गया था। उस समय सिलेक्शन लेना कितना डिफिकल्ट होता था, क्योंकि एग्जाम जो था वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में था, यानी जो ब्रिटिशर स्टूडेंट्स थे ना उनके पक्ष में ज़्यादा इंक्लाइंड था, और किसी इंडियन के लिए उस समय एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। और उस समय तो सिविल सर्वेंट्स को इतनी प्रिविलेजेस मिला करते थे, बस पूछो मत। लेकिन देखो इवन सिलेक्शन लेने के बावजूद उन्होंने रिजाइन कर दिया ताकि इंडिया को आज़ाद करवाया जा सके। तो ये अपने आप में देखो उस समय के हिसाब से देखें तो ना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। आज के समय में आप देख लीजिए कितने कम लोग होते हैं जो आईएएस छोड़ते हैं बहुत ही कम, और नोबल काज के लिए तो बहुत ही कम छोड़ते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ किया ना, ये आप लिख सकते हो। जब केस स्टडीज आती हैं, यूपीएससी पूछती है कि आप सिविल सर्वेंट हो, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना है, तो आप सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल दे के ये कर सकते हो कि उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया तो मैं ये छोटा सा सेक्रीफाइस तो कर ही सकता हूं। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम से आपको अनेकों एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आनी चाहिए, और आखिरकार पाकिस्तान का जो प्रयास है 2001 अगस्त में सफल भी हो गया। यूएस ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद तालिबान के रूल को टोपल किया था, और 20 सालों तक यूएस ने बहुत प्रयास किया कि अफगानिस्तान से तालिबान को ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि सेंट्रल एशिया में उसका रूल होना चाहिए जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करें, यानी तालिबान। हालांकि देखो पाकिस्तान ने जैसा सोचा था कि तालिबान पूरी तरह से उसके इशारों पर काम करेगा, वैसा तो नहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि देर सवेर वो अफगानिस्तान को अपने इशारों पर नचा लेगा। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को चौंका दिया तालिबान के साथ एंगेज करके, जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। तालिबान के साथ एंगेजमेंट के लिए भारत ने हाल ही में अपना डेलीगेशन सेंड किया, और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इंडिया की रियल फॉरेन पॉलिसी है तालिबान से एंगेज करना, ताकि अफगानिस्तान में इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है ना, यूएसए फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, उसी प्रकार से कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये इंडिया फर्स्ट नामी फॉरेन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन देखो राइटर कहते हैं अब जबकि इंडिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट की कोशिश कर रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, तालिबान के साथ एंगेजमेंट करके कैसे इंडिया उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्या तालिबान की कैपेसिटी या फिर तालिबान की इंटेंशंस हैं कि वो जो इंडिया से वादा करेगा उसको निभाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया चाहता है अफगानिस्तान की धरती पर एंटी इंडिया टेररिस्ट कैंप नहीं पनपने चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है, क्या तालिबान वास्तव में ऐसी इंटेंशन रखता है कि वो इंडिया के साथ किए प्रॉमिस को फुलफिल करेगा? चलो मान लीजिए तालिबान इंटेंशन भी रखता है, क्या तालिबान की कैपेसिटी है कि कोई ऐसा कैंप चलता है उसे रोक पाए
पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ जाके, ये देखने वाली चीज होगी। नेक्स्ट देखो, अफगानिस्तान में ना अभी भी बहुत सारे एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जो अफगान नेशनल आर्मी थी ना, जो लड़ रही थी तालिबान के अगेंस्ट, जब तक अफगानिस्तान में गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं हुई थी, उसमें से ना बहुत सारे लोग अब पंजशीर में चले गए हैं, जो वहां का एक प्रोविंस है। अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के बहुत सारे फॉर्मल सोल्जर्स, उनको लगता है कि अगर नॉर्मल रूटीन की लाइफ जीने लगे ना, तो फिर तालिबान हमें मार देगा, या फिर देशभक्ति उनमें इतनी ज़्यादा है कि वो तालिबान को अभी भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो पहाड़ों में चले गए हैं, माउंटेन्स में, और गोरिल्ला वारफेयर करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे एक तो है नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट, जो अहमद मसूद थे ना, जिन्होंने तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी 2001 से पहले, उनके बेटे हैं अहमद मसूद जूनियर, जो इस नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट को ऑपरेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से और बहुत सारे वारलोड्स हैं, कुछ ऐसे तालिबान के कमांडर्स हैं जिन्होंने अब तालिबान से किनारा कर लिया है, जो तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहां पे और बताना चाहता हूं, जो ये तालिबान वाले लोग हैं ना, मेनली पाश्तून हैं, पाश्तून एथनिक ग्रुप से संबंध रखते हैं। पाश्तून्स की जो पॉपुलेशन है ना अफगानिस्तान में, वो 42% के आसपास है। ताजिक कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो 27% के आसपास हैं। उसके अलावा हजारा भी हैं, उज्बेक भी हैं, काफी सारी कम्युनिटीज के लोग हैं। लेकिन तालिबान में मेनली ना पाश्तून हैं। तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में जहां दूसरी कम्युनिटीज के लोग काफी ज्यादा हैं, जैसे हजारा, उज्बेक, ताजिक, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में तालिबान की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। वहीं पर ज्यादातर ये रेसिस्टेंस ग्रुप्स एक्टिव हैं। तो आपको इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में तालिबान का जो कब्जा है वो खत्म हो जाए नॉर्दर्न अफगानिस्तान से, क्योंकि पहले भी 2001 से लेके 1996 के बीच में जब तालिबान का रूल था ना अफगानिस्तान में, तो उस समय नॉर्दर्न अफगानिस्तान पर तालिबान का इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में दूसरी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं पाश्तून्स के अलावा, जो कि तालिबान को बिल्कुल नहीं पसंद करते। उन्हें लगता है कि तालिबान जो है वो मेनली पाश्तून कम्युनिटी वाले हैं और हम पर अत्याचार करते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्यों चाहता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब पाकिस्तान ये चाहता है अफगानिस्तान में जो कुछ हो उसकी मर्जी के अनुसार हो। ऐसा पाकिस्तान क्यों चाहता है, इसका ना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, महमूद गजनवी पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन से ना ट्राइबल वॉरियर्स को रिक्रूट किया इंडिया पर अटैक करने के लिए, इंडिया को लूटने के लिए 1000 साल पहले की यह बात है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर रीजन से ट्राइबल्स को रिक्रूट करके ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के प्रोग्रेसिव किंग अमानुल्लाह खान को हरा दिया। यह 20वीं शताब्दी की बात है। और इवन पाकिस्तान ने भी यही किया। आपको याद होगा 1948 में जो कश्मीर के ऊपर अटैक किया था ना पाकिस्तान ने, हम बार बार पढ़ते हैं, रामचंद्र गुहा की बुक हो या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो, टीचर ये कह के छोड़ देते हैं कि ट्राइबल्स आए। ट्राइबल्स कहां से आए? यहीं से, इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर रीजन से। तो पाकिस्तान को लगता है कि यहां पे जो लोग हैं ना ट्राइबल्स हैं, वो उनके काम के हैं। इवन यूएसएसआर ने जब इंटरवेंशन किया था ना अफगानिस्तान में और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, तब भी इन्हीं ट्राइबल्स को ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा यूएसए की मदद से। यूएसए का सीआईए का ऑपरेशन था, ऑपरेशन साइक्लोन। इस ऑपरेशन के अंतर्गत यूएसएसआर द्वारा सपोर्टेड जो कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी ना यहां पे अफगानिस्तान में, उसको गिराने के लिए मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। किनको ट्रेनिंग दी गई? उन्हीं ट्राइबल्स को जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन में आते हैं। पाकिस्तान ना अफगानिस्तान को अपना ही एक प्रोविंस मानता है, ग्रेटर वजीरिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि ग्रेटर वजीरिस्तान में यानी अफगानिस्तान में ऐसा रूल होना चाहिए जैसे अभी तालिबान है, जो आइसोलेटेड हो, रूथलेस हो, जैसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आरोप लगते हैं तालिबान के ऊपर, जो डोगमेटिक हो, मतलब जो पुराना जो कंजर्वेटिव इस्लाम है ना उसमें विश्वास करता हो, जो जीवित हो सिर्फ यूएन और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर, इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स की गई हो। ऐसा ही पाकिस्तान चाहता है और ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान को लगता है कल को हमें जरूरत पड़ी ना
यहाँ पे अभी भी जो ट्राइबल्स हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, कंजर्वेटिव होंगे इस्लाम के मामले में बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को ना मिलिटेंसी के लिए यूज़ किया जा सकता है अलग अलग कामों के लिए, जैसे इंडिया के अगेंस्ट, किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट। ऐसा पाकिस्तान की सोच है और इस काम में मदद देते हैं अफगानिस्तान के 6000 रिलीजियस मदरसाज और पाकिस्तान के भी 40,000 प्लस मदरसाज। ये देखो मिलिट्री इंस्पायर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन ये एक प्रकार से वोल्केनो के समान है। पाकिस्तान इनको यूज करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान इनको एक दिन यूज नहीं कर पाएगा। वो फेमस कहावत है ना, आप अगर सांप पालते हो ना, आप ये नहीं सोच सकते कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा और आपको नहीं काटेगा। और ऐसा हो भी रहा है। जैसे जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान है, वो आज के समय में पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पे करने के लिए मजबूर है। बार बार पाकिस्तान की सरकार सोचती है कि टीटीपी के साथ हम एग्रीमेंट साइन करें ताकि ये हमले ना करें पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। इसके बाद देखो राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। राइटर बोलते हैं देखो ऐसी सिचुएशन में इंडिया अगर ये सोच रखता है ना कि तालिबान के साथ हम एंगेजमेंट करेंगे तो तालिबान हमारा साथ दे सकता है, या फिर तालिबान के अंदर भी एक अलग से फैक्शन क्रिएट कर दें जो इंडिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, इंडियन फ्रेंडली हो। लेकिन राइटर इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है ना, ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, इनको ना बहुत एक्सपीरियंस है कि जो इनके अनुसार काम नहीं करता तो उनको कैसे ठिकाने लगाना है। पाकिस्तान की डीप स्टेट ने बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, दूसरे पाकिस्तान के अफगान प्रोक्सीज जैसे गुलबुद्दीन हेकमटर और फॉर्मर तालिबान सुप्रीम लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर, इन सबको ठिकाने लगा दिया जो पाकिस्तान के डीप स्टेट से दूर जा रहे थे या फिर पाकिस्तान के डीप स्टेट की बात नहीं मान रहे थे। तो अगर तालिबान के अंदर कोई फैक्शन क्रिएट होता है जो इंडिया के फ्रेंडली है तो पाकिस्तान का डीप स्टेट उसे भी ठिकाने लगा देगा। इसके बाद राइटर कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये तालिबान के साथ एंगेजमेंट, ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान में अभी भी नॉर्दर्न अफगानिस्तान के लोग ऐसे हैं जो तालिबान के साथ कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। सिर्फ और सिर्फ तालिबान वहां पे ना हथियारों के बल पर रूल कर रहा है। तो इंडिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट करेगा ना, तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान के जो लोग हैं, खास करके मतलब दूसरे अफगान भी, यूं नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे नॉर्दर्न अफगानिस्तान के, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिबान का रूल नहीं चाहते, वो इंडिया से दूर हो जाएंगे। अदरवाइज अफगानिस्तान में ना इंडिया की काफी अच्छी सॉफ्ट पावर है। ये सॉफ्ट पावर खत्म हो जाएगी अगर इंडिया खुलेआम तालिबान के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट करेगा। और देखो, जब दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग या फिर वर्ल्ड की बड़ी पावर्स अभी फिलहाल तालिबान से नहीं एंगेज कर रही हैं, तो इंडिया क्यों तालिबान के साथ एंगेज करने को तैयार है? इंडिया सोचता है कि हम हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन देखो बात यह है, इंडिया एक एस्पायरेशनल पावर्स है। इंडिया एक ऐसी पावर है जो माना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वैल्यू की कीमत नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इंडिया अपॉर्चुनिस्टिक बिहेव करे। जैसे रशिया के साथ रशियन वार पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया कि यूरोप ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है रशिया से बजाय इंडिया। लेकिन देखो, हर इशू पर हम अगर अपॉर्चुनिस्टिक दिखेंगे ना, जैसे रशिया के इशू पर भी, तालिबान के इशू पर भी, तो कल को फिर इंडिया की वो हैसियत नहीं रह जाएगी जो पहले है। जैसे इंडिया को अभी ना एक सिविलाइजेशनल स्टेट माना जाता है कि पास्ट में इंडिया एक महान सभ्यता रहा है, तो उसी वैल्यूज पर इंडिया चलता है। एसेंस इस पूरा आर्टिकल का राइटर ये निकालते हैं, देखो हमें अफगानिस्तान के लोग जो इंडिया के प्रति जो दिल में जगह है ना, उसको बरकरार रखना है। जैसे अभी भूकंप आया अफगानिस्तान में, इंडिया ने जल्दी से एड भेजी, तो अफगानिस्तान के लोगों की मदद इंडिया करना जारी रख सकता है, जैसे पहले वीट भी भेजा था। बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंडिया जो है तालिबान के साथ एंगेजमेंट को आतुर है, बिल्कुल ही। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एमएसएमई से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज 27 जून है, यानी वर्ल्ड एमएसएमई डे है। तो आज के आर्टिकल को हम डिस्कस करें इससे पहले एमएसएमई से संबंधित जो बेसिक्स है ना, वो हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सिग्निफिकेंस की। ये देखो इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे देश में ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं,
जिनका कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 1/3 है। एमएसएमईज हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं, पर्टिकुलरली नॉन फॉर्मल सेक्टर में यानी इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके अलावा देखो, इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, सर्विसेज का हब है। जैसे चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट इंडिया जो है वो सर्विसेज का हब है। तो ऐसी सिचुएशन में एमएसएमईज एक कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के बीच और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बीच। यानी एमएसएमईज के द्वारा ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका कंपटीशन होता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ। इस वजह से देश जो है पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब तो देखो, सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में एमएसएमईज की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हो गया? अब ठीक है। वैसे देखो, एमएसएमईज जो हैं वो जर्मनी की जीडीपी में, मतलब जर्मनी में जो एमएसएमईज हैं वो जर्मनी की जीडीपी में 55% कंट्रीब्यूट करती हैं, और चाइना में जो एमएसएमईज हैं वो चाइना की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं 60%। तो हमारी देश की एमएसएमईज का देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 33% के आसपास। तो अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है हमारे देश की एमएसएमईज को। एमएसएमईज को बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखो, लॉकडाउन लगने के बाद एकदम से फैक्ट्री के या फिर कंपनी के, एंटरप्राइज के शटर बंद हो गए, मतलब सेल बिल्कुल बंद सी हो गई। लेकिन कॉस्ट तो लगती रही ना, एकदम से एम्प्लॉयज को हटाया नहीं गया। अगर रेंट पे स्पेस ले रहा था तो उसका रेंट भी दिया गया। यानी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन की सिचुएशन में एमएसएमईज को। और देखो, ज़्यादातर हमारे देश में जो एमएसएमईज हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स की पूर्ति के लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से उन्हें काफ़ी कम लोन मिलता है। काफ़ी सारी एमएसएमईज तो इनफॉर्मल सेक्टर में होती हैं, तो इस वजह से बैंक उन्हें लोन देते नहीं हैं। लेकिन इस महामारी ने सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब कर दी है। एनबीएफसी सेक्टर यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच का सामना कर रहा था 2018 के बाद से ही। यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर के पास पैसों की कमी थी, बट महामारी के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो सिचुएशन ये है, एमएसएमईज को टोटल क्रेडिट की आवश्यकता है 36 ट्रिलियन, लेकिन अवेलेबल कितना है? सिर्फ 16 ट्रिलियन, यानी 20 ट्रिलियन रुपीस का गैप है। इतना और पैसों की आवश्यकता है एमएसएमईज को, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, यानी लोन नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। देखो, क्रेडिट ना मिल पाने का एक मुख्य रीजन ये भी है लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। ज्यादातर जो एमएसएमईज हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, रजिस्टर्ड काफी कम हैं। वैसे हमारे देश में टोटल 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं, जिनमें से सिर्फ 1.1 करोड़ रजिस्टर्ड है जीएसटी रजीम में, और इससे भी कम जो एमएसएमईज हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। वैसे ये कुछ और भी जनरल इश्यूज हैं जिनका सामना एमएसएमईज को करना पड़ता है, जैसे मार्केट को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, लेबर लॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। हालांकि सरकार ने कोशिश की है लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की, लेकिन अभी भी लेबर लॉज उतने सिंप्लीफाई नहीं होने चाहिए जितने होने चाहिए, नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। इसके बाद लैक ऑफ फाइनेंस, जो हमने डिस्कस किया, फाइनेंस नहीं मिल पाता, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग नहीं मिल पाती एम्प्लॉयज़ को अच्छे से, तो इसलिए काम करने में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम आती है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ जनरल चैलेंजेस हैं जिनका सामना एमएसएमई सेक्टर को करना पड़ता है। इसके बाद राइटर सिल्वर लाइनिंग की बात करते हैं। राइटर कहते हैं अच्छी बात यह है पिछले 4-5 सालों में एमएसएमईज बहुत सारी फॉर्मल सेक्टर में आई हैं। कितनी? 2015 में सिर्फ देखो 22 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमईज थी, जिनकी संख्या बढ़ के अब हो चुकी है 88 लाख। सरकार ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, तो उनका ये नतीजा है कि ज़्यादा एमएसएमईज अब रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद देखो डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। देखो अब तो आपको पता है बहुत सारी पेमेंट ऐप्स आ गई हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इवन एमएसएमईज के द्वारा भी। तो इससे एमएसएमईज संबंधित डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। तो इस
डेटा कलेक्शन की सहायता से अंडर राइटिंग को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अंडर राइटिंग का क्या मतलब होता है, जब देखो कोई बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर एग्जांपल गारंटी देता है कि भाई आप इस फर्म को, इस फैक्ट्री को लोन दे दीजिए, अगर फेल हो जाता है ये फैक्ट्री, कोई रिस्क है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं, ये मतलब होता है अंडर राइटिंग का। तो जो डेटा अब एमएसएमईज का इकट्ठा होगा उसकी सहायता से अंडर राइटिंग के नए नए मॉडल्स खोजे जा सकते हैं और एमएसएमईज को लोन अवेल करने में आसानी होगी। अब इसके बाद कुछ सजेशंस देते हैं राइटर। सबसे पहला सजेशन तो ये है कि गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो एमएसएमईज को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनको एडवाइस करे, ताकि वो इस नए डिजिटल वर्ल्ड का सामना कर सकें, इस नए डिजिटल वर्ल्ड में जीत सकें। नेक्स्ट, लेबर लॉज। लेबर लॉज जैसा हमने डिस्कस किया, हालांकि देखो सरकार ने कोशिश की है लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने की। पहले 44 लेबर लॉज थे, अब सिर्फ 4 रह गए हैं। बट एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए अभी भी ये लेबर लॉज कंड्यूसिव नहीं है। लेबर लॉज देखो ऐसे होने चाहिए जो एक राइट बैलेंस इस्टेब्लिश करने का काम करें, जिनसे ना सिर्फ एमएसएमईज की ग्रोथ हो बल्कि वर्कर्स के राइट्स भी इंश्योर हों। नेक्स्ट सजेशन, देखो वैसे सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, बट अभी भी कंप्लायंस कॉस्ट एमएसएमईज की काफ़ी ज़्यादा है। एमएसएमईज को काफ़ी कुछ कंप्लाई करने के लिए बोला जाता है, आप रिपोर्ट कीजिए, काफ़ी कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को कम किया जाए। बताओ कौन सी सब्जी लेनी है आपको। ये कुछ और जनरल सजेशंस हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स आने चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मैनेजमेंट स्कूल्स इस्टेब्लिश हों, एमएसएमईज को हेल्प मिले इनसे, R&D का प्रमोशन, ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग को प्रमोट करना एमएसएमईज में, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, ये सब भी आने चाहिए। कंक्लूजन में कहा जाता है इंडिया की रिजिलियंट नेशनल इकोनॉमी में एमएसएमईज बैकबोन का काम करती हैं, तो इनकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए। वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, लेकिन अभी भी करंट इन्वायरमेंट में सरकार को और भी काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से देखो ये पुराना आर्टिकल तो हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन अब आज के आर्टिकल की बात करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स तो सेम हैं, लेकिन जो नए पॉइंट्स हैं ना उनकी बात करते हैं मेनली। इस आज के आर्टिकल में बोला गया है जो महामारी आई ना कोविड-19 की, इसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और अब चूंकि महामारी तो उतनी नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अब महामारी का प्रकोप उतना नहीं है। बट छोटे साइज होने की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से एमएसएमई सेक्टर में जो रिकवरी है ना काफ़ी कमज़ोर है। उसके बाद क्लाइमेट क्राइसिस की भी मार पड़ रही है। क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से बहुत से चीज़ों में ना डिसरप्शन आ रहा है, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। बट देखो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, सिग्निफिकेंस एमएसएमईज की बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया उस चौराहे पर खड़ा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो बहुत जॉब्स क्रिएट कर सकता है। देखो एक अनुमान के अनुसार हर मंथ आने वाले समय में 10 लाख लोग, यंग लोग लेबर मार्केट में एंटर करेंगे। तो इतने सारे लोगों को अगर रोजगार प्रोवाइड करना है ना, तो एमएसएमई सेक्टर का इसमें बहुत अहम रोल होने वाला है। अब देखो कुछ सजेशंस देते हैं। ये कुछ चैलेंजेस जो हैं वो सेम है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। जैसे हाईएस्ट जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उससे मैच नहीं करता है एमएसएमईज। फॉर्मलाइजेशन की कमी है, मशीनरी पुरानी है, अवेयरनेस की कमी है। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन कुछ सजेशंस देख लीजिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना उनको अडोप्ट करना जरूरी है एमएसएमईज को, जैसे बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी। और सरकार के जो इनिशिएटिव्स है ना इस दिशा में वो इंपॉर्टेंट है, जैसे डिजिटल सक्षम, इंटरलिंकिंग ऑफ उद्यम, ई श्रम, नेशनल करियर सर्विस एंड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर सर्विस मैपिंग पोर्टल्स। इन सबको इंटीग्रेट कर दिया ना सरकार ने, ताकि एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाए। तो ये ज़रूरी है, एमएसएमईज को इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीनिंग रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एमएसएमईज ऑपरेशन। ग्रीनिंग मतलब ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी होना जरूरी है एमएसएमईज के ऑपरेशंस में, और इसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और UNIDO ये दोनों मिलकर काम भी कर रहे हैं, ताकि एमएसएमईज को इनेबल किया जा सके कि वो अपने ऑपरेशंस में ग्रीन एनर्जी को अडोप्ट करें। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स।
इसके बाद नेक्स्ट सजेशन, सप्लाई में रिजिलियंस अपनाने की आवश्यकता है। जैसे बहुत से एमएसएमईज चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया चाइना से इंपोर्ट ठप हो गया। तो ऐसा नहीं कि एक ही देश के ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, सप्लाई चेन में रिजिलियंस आना चाहिए ताकि एक देश से कुछ दिक्कत भी आ जाए तो आपके जो ऑपरेशंस है ना वो प्रभावित ना हों। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये यूएन की संस्था है ना यूएनआईडीओ, यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक और आइडिया को स्प्रेड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। इसका मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में ना लगातार इंप्रूवमेंट और इनोवेशन लेके आओ ताकि जो आपका वेस्ट है ना वो कम हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्वालिटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ये भी देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है। इस प्रोग्राम ने 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद किया है इकोनॉमिकली वाइबल बनने में, यानी सफल ऑपरेशंस चलाने में। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आप एमएसएमईज के संदर्भ में लिख सकते हो। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो एजुकेशन से संबंधित है, रीराइटिंग ओल्ड हिस्ट्री फॉर ए न्यू इंडिया। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो इंडियन एक्सप्रेस में 22 जून से लेकर 19 जून के बीच में रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई थी कि कैसे सीबीएसई जो है वो स्कूल टेक्स्ट बुक्स को चेंज कर रहा है। कुछ जो लाइंस हैं एनसीईआरटीज में, कुछ जो पोर्शंस हैं उनको डिलीट किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अकबर की कोर्ट में अलग अलग एरिया से जो कमांडर्स थे वो थे अकबर की कोर्ट में। इसके अलावा अकबर ने संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करवाया, फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत और राजतरंगिणी के तो पर्शियन टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाया था। अकबर ने कैसे अपने एम्पायर में दूसरी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ एंगेज किया, और अकबर के समय कैसा आर्किटेक्चर देखने को मिलता था। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंडिया में डाइवर्सिटी को शो करती है ना, वो सरकार डिलीट करवाने की कोशिश कर रही है। सरकार मेनली अगर देखो सीधे लफ्जों में बात करें जो राइटर बोलना चाहते हैं, तो सरकार ये कर रही है कि जो पुराने कुछ रूलर्स या फिर किंग्स है ना उनको ग्लोरीफाई किया जाए, उनका इतिहास में ज़्यादा अच्छे से वर्णन किया जाए। और दूसरा पक्ष यानी सरकार का पक्ष ये कहता है कि देखो कुछ जो रूलर्स हैं ना एक कम्युनिटी से जो संबंध रखते हैं, जैसे मुस्लिम रूलर्स हैं, उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, और हिंदू रूलर्स के बारे में बहुत कम लाइन्स लिखी गई हैं हिस्ट्री में। देखो ये ना एक एवर गोइंग डिबेट है, क्या सही है क्या सच है, किसके द्वारा हिस्ट्री लिखी गई, जो अच्छे से लिखी गई या फिर ना लिखी गई। बट मेनली राइटर का कहने का मतलब ये है, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो देखो उस समय एक ना हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। जब अंग्रेज चले गए थे तो एक हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, तो उसमें यह डिसाइड हुआ था कि देखो पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अब हम ऐसी हिस्ट्री लिखेंगे जिससे ये संदेश जाए कि पास्ट में ना सभी कम्युनिटीज के लोग मिलजुल के रहे हैं। पास्ट में अगर देखो पास्ट में हम ऐसी हिस्ट्री पे फोकस करेंगे कि एक कम्युनिटी की लड़ाई होती थी दूसरी कम्युनिटी के साथ पास्ट में, और इसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया या फिर जो मुस्लिम के वर्शिप के साइट्स हैं उनको तुड़वाया, तो ऐसे तो आने वाली जनरेशन्स में भी ना काफ़ी नफरत पैदा होगी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो हम ना हिस्ट्री को ऐसा लिखते हैं कि कम से कम हम एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए और विभिन्न कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हो दूसरी कम्युनिटीज के प्रति। लेकिन अब जो सरकार कर रही है ना, वो उस आइडिया के अगेंस्ट जाके काम कर रही है। सरकार वो सभी चीजों को रिमूव कर रही है जिससे पास्ट में डाइवर्सिटी दिखती हो। अब देखो ये सारे पोर्शंस अगर हिस्ट्री से रिमूव हो गए तो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा सिर्फ एक अकबर एक ऐसा राजा था जिसने बहुत सारी बैटल्स जीती, लेकिन अकबर ने डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए क्या किया वो सब स्टूडेंट्स जानेंगे ही नहीं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही नहीं रेज कर सकेंगे। इससे सरकार का तो पर्पज सर्व हो जाएगा, बट देखो जो हमारे समाज का निर्माण होगा ना वो डाइवर्स समाज का निर्माण नहीं होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो कुल मिला के बात यही है देखो। और ये हिस्ट्री राइटिंग जो है ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी है। आज़ादी के बाद से ये हमेशा डिबेट्स होती रहती हैं कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाए। जो सरकार की आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं ना,
जो राइट विंग की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं हिस्ट्री को अच्छे से नहीं लिखा गया है और ऐसी हिस्ट्री दिखाई गई है हमें जो गलत है। जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनको सम्मान दिया गया है और हिंदू रूलर्स के बारे में बहुत कम लिखा गया है। जबकि जो दूसरी तरफ है ना, लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो उनका ये मानना है कि देखो पास्ट में जो कुछ हुआ लेकिन आगे हमें किस समाज का निर्माण करना है उस पर आधारित हिस्ट्री होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये डिबेट है। राइट विंग के लोगों को ये लगता है कि जो गुप्ता का एज है, मौर्य का एज है, वो गोल्डन ईरा था इंडिया के लिए, वो सही समय था इंडिया के लिए और उस समय इंडिया महान सिविलाइजेशन थी। और जब दिल्ली सल्तनत का रूल आया ना, मुगलों का रूल आया, तो वो डार्क एज था इंडिया के लिए। जबकि लेफ्ट विंग वालों का ये मानना है कि आप इसको धर्म की दृष्टि से मत देखिए, आप देखिए कि मुगल्स ने भी इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए, काफ़ी अच्छा उन्होंने आर्किटेक्चर डेवलप किया और अकबर के समय काफ़ी अच्छा अच्छा काम भी हुआ। तो आप इसको पूरा ऐसा मत देखिए कि इस दौरान इंडिया ऐसा था, इस दौरान ऐसा था। जो चीज़ जहाँ पे अच्छी थी ना, तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज कीजिए। जैसे अकबर के दौरान कुछ अच्छा था तो उसे भी रिकॉग्नाइज कीजिए। तो ये जो पूरी डिबेट है ना, वो मैंने आपको बता दी। अब एग्जाम में भी अगर देखो इस कंट्रोवर्शियल इशू पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप दोनों तरफ के व्यूज प्रेजेंट कीजिएगा, बजाय इसके कि एक ही पक्ष का आप व्यू प्रेजेंट करो। हिस्ट्री रीराइटिंग के बारे में ऐसे आ सकता है, ऐसी उम्मीद है, तो काफी ध्यान से वो लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ के व्यूज को सम्मानित करना होगा अपने ऐसे में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।